ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग करते हैं फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी कर चुके, तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल मैं करके दे रहा हूँ वो सब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, और जो भी आप गाइड या रिफ्रेशर लेंगे करेंगे उसमें इसी तरह के सवाल आपको आएंगे। और अगर ये सवाल जो मैं करके दिखा रहा हूँ अगर ये क्लियर होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव गाइड से आसान लगने लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, हार्डली एक दो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो थोड़ा अलग से लगेंगे। तो ज़्यादातर मैं जो डिफ़िकल्ट या पैटर्न क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ बोर्ड पे। तो मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लिखने जा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Used by Savart law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2A carrying a current of I। ठीक है, एक कॉयल है, उसको हम लोगों ने स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया है, और उस स्क्वायर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का एक हमें एक्सप्रेशन लिखना है बायट-सैवर्ट लॉ को यूज़ करके। ये मतलब हुआ। आगे चले हम लोग एक स्क्वायर को ज़रा सा हम लोग बनाते हैं। ये एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ये ABCD। इस स्क्वायर में यहाँ पे सेंटर है इसका O, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। करंट किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है, इसमें करंट के बारे में नहीं कहा किधर से किधर जा रहा है, तो हम लोग कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ ये कि मान लो हम लोग A से B में करंट जा रहा है, B से C में, C से D में और D से A में, ऐसे करंट का एक करंट I मूव कर रहा है। कितनी बात सुन में आगे इस तरह से ये करंट चल रहा है। इसको ऐसे देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे अगर देखेंगे ये उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं, तो किसी एक साइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा उतना ही चारों साइड से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा, उतना ही। फ़र्क इतना है कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक अलग चीज़ है। अब जैसे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए से बी की तरफ जब करंट जा रहा होगा तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो करंट का डायरेक्शन ए से बी ये है, और इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ओ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, ओ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बी से सी तक जब करंट जा रहा होगा तो ये करंट और ये, तो ओ पे आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से भी आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। सी से डी जा रहा होगा तो ओ पे आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और डी से ए पे जा रहा होगा तब भी आउटवर्ड, यानी सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है ना। तो एक का निकाल कर एक स्क्वायर के एक साइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा उसे निकालते हैं, और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी का डायरेक्शन एक तरफ होगा तो सभी प्लस हो रहे होंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो फिर हम लोग डिफरेंस निकालते उसका। कितनी बात सुनी, क्वेश्चन समझ में आ गया ये। अब अगर हम लोग एक साइड से लेते हैं, सपोज DA से लेते हैं, डी से यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं O पे, ठीक है। अगर बायट-सैवर्ट लॉ यूज़ करें तो बायट-सैवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, वो होता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड डी भी अगर स्मॉल लेंथ से लिखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये तो जनरल बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एट अ पॉइंट
तो स्मॉल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत थोड़ा होता है, और उस थोड़े को बी से डी फॉर वेरी स्मॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का एक डेफिनेट लेंथ है, स्क्वायर का एक डेफिनेट लेंथ है। तो फॉर डेफिनेट लेंथ के लिए बायट-सैवर्ट लॉ का जो इक्वेशन था हम लोगों ने उससे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई किया था, और उसका जो फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेफिनेट लेंथ, उसका फॉर्मूला है हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर नहीं, ए ले लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, साइन थीटा फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है ना? तो ये साई फाई 1 साई फाई 2, यानी ये जो एंड है इस एंड से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ऐसे लेते हैं, इसे हम लोगों ने ए से दिखा रहे हैं, ये जो ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब ये जो है ये 2a का साइड है, ये देख रहे हैं ना? तो यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये बिल्कुल बीच पर जब टच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगा ये भी a के बराबर ही होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये जो लेंथ होगा a, तो ये a के बराबर होगा। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा, यानी दो साइड इसके बराबर होंगे और एक 90 का एंगल भी होगा। जो दो साइड बराबर होंगे उनके जो एंगल होंगे वो 45 होंगे, क्योंकि इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल, पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने। तो 45 आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, और ये जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री का होगा। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले। अब ये जो साइन फाई 1 है साइन फाई 2 है, ये फाई 1 फाई 2 एंगल कहलाता है, तो दोनों ही जगह 45 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बाय वन साइड निकल के आ जाएगा। कितनी बात सुन में? मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, फार्मूला को तो मैंने रिवाइज कराया था फार्मूला को, ठीक है? अब मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना? स्क्वायर के सेंटर पे कितना होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना? फाई 2। यहाँ ब्रैकेट में इसको मेंशन कर देते हैं फॉर डेफिनेट लेंथ, फॉर डेफिनेट लेंथ का हमने फार्मूला यूज़ कर दिया। ये कितनी बात में? इसका डायरेक्शन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं इसको खाली फार्मूला लिखा। आगे चले। फाई 1 का वैल्यू भी 45 आएगा यहाँ पे, और फाई 2 का वैल्यू भी 45 आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, हेयर फाई 1 इज़ 45 डिग्री एंड फाई 2 इज़ 45 डिग्री। कितनी बात सुन रहे? यहाँ पे डालते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, खाली हमें एक एक्सप्रेशन लेने के लिए करंट और साइड दे रखा है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, और इसके आगे का ऊपर में लिख रहा हूँ मैं। जब 45 डालते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, साइन 45 का वैल्यू ये ले लेते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है? साइन 45 का वैल्यू याद तो होगा आप लोगों को, ठीक है? अगर मैं पूछूं तो बता देंगे आप लोग। ओहो, 1/√2 इन्होंने बताया। किस किस को पता है ये कि 1/√2 होता है? ओह माय गॉड, देखो कितने बच्चे अच्छे नीट की तैयारी कर रहे, वैल्यू पता नहीं। 1/√2 बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। तो हम लोग डालते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और रूट 1/√2
प्लस 1/√2, ठीक है ना। और ये 1/√2 दो दफ़ा लिखे तो 2/√2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, μ0/4π I/a इंटू 2/√2, ये आ जाएगा वैल्यू इसका। इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इस 2 को अगर चाहें तो हम लोग काट लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग छोड़ रखे हैं 2√2 और μ0/4π I/a, ये हमने वैल्यू लिख दिया। ये जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर बाय वन साइड, यहाँ मेंशन करते हैं बाय वन साइड, एक साइड से इतना हुआ, ठीक है ना। आगे चले, 4 साइड से निकालते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं। डायरेक्शन को क्या है, हेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, so it is outward, ठीक है ना, ये आउटवर्ड में आएगा, ठीक है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड at O due to 4 sides of the square, ठीक है ना। 4 साइड से कितना बनेगा, एक साइड से तो हमारा इतना आया हुआ है, तो 4 साइड से जब निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई तो टोटल का आ जाएगा, B total is equal to 4 into 2/√2 μ0/4π I/a, कितनी बात सुन में, I/a। यहाँ पे a जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड टू द सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे चले, मैं नीचे वाला मिटा दूँ, समझ में बात आ रही है। इसे नीचे वाला को मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या करने जा रहे हम लोग। एक तो ये है 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो है ना √2 से इसको 2 को काटेंगे तो √2 हो जाएगा ये, तो ये आएगा 4√2, ये पूरे का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को जो है 2 दफ़ा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम लोग। नीचे √2 था तो यहाँ पे √2 है, एक √2 कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग √2 के बराबर लिख सकते हैं। तो √2 ये हो गया, 4 से 4√2 हो गया, इंटू μ0/4π I, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर के साइड का हाफ है। अगर मान लो स्क्वायर का साइड l दे रखा है, स्क्वायर का जो वन साइड है l दे रखा है, तो a का वैल्यू कितना होगा, l/2, ठीक है ना। तो l/2 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे l/2 ले लेते हैं, ब्रैकेट में इसको मेंशन कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू l/2 है, ये हम लोगों ने इसको चेंज किया है, ठीक। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितनी बात में, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई भी कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8√2 μ0/4π I/L, L यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये हमारा एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर के सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 8√2 μ0/4π I/L, ये एक हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। हमने इसको 4 से इसलिए नहीं काटा कि फिर काटने के बाद
चूँकि हमें पता है कि म्यू नॉट अपन 4 पाई का जो टोटल वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 होता है। तो हमें वैल्यू याद है, अब इसको काट देंगे तो दोबारा फिर हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो काटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा इतना वैल्यू आता है 8√2 म्यू नॉट अपन 4πI/L। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एक लॉन्ग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है लॉन्ग वायर से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से, तो ये म्यू नॉट अपन 4πI/L होता है। लेकिन ये एल जो है ना साइड ऑफ द स्क्वायर है, लेंथ नहीं है, साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर है। और ये 8√2 से अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर के सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। कितनी बात सुन में? अब इस वैल्यू को याद रखना है। और इसमें क्या होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, आई क्वेश्चन में दिया रहेगा, और स्क्वायर का जो साइड है वो हमें निकालना है। डायरेक्ट साइड भी दे सकता है, पता चला स्क्वायर का एरिया दिया है तो एरिया से फिर साइड निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी जो नेट डायरेक्शन होगा, चूँकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट को लेके चल रहे हैं, तो सारे जो पार्ट है स्क्वायर के, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो रहा है वो आउटवर्ड हो रहा है। तो नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इज आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है, अपवर्ड आउटवर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। कहाँ समझ में बात आई? अगर आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, एक बार जाकर फिर से देखिएगा ये, लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। आगे एक चीज़ और बता रहा हूँ इसी पे, वो अभी बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट कर लिया हमने, ये सब डायरेक्शन बता दिया। ये हम लोगों ने फार्मूला निकाला है, फाइनली ये फार्मूला निकाला है। लेकिन ये तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिखा है, कंपटीशन में अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो और अगर हम लोग दूसरे तरीक़ा से लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे वो हम बता रहे। देखो ये चाहे तो 4 से इसे काट देंगे, तो क्या हो सकता है, ये जब 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई I/L। ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर। लेकिन ये एक हम लोग ने 4 से कैंसिल करके किया है, ऐसे भी कहीं दिया हो, लिखा हुआ हो तो ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो हम अपने लिए रखा है कि हमें ये वैल्यू चूँकि याद है तो आसानी से भर सकते हैं, मगर इसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिखा जा सकता है 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई I/L, लेंथ ऑफ द साइड। कितनी बात सुन में आई? तो ये लेंथ ऑफ स्क्वायर के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने बना लिया है। 8√2 म्यू नॉट अपॉन पाई 4 I/L। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। ये याद रखना है, और न्यूमेरिकल करेंगे जब आप लोग तो उसको यूज़ करेंगे तो देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। कभी ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है और स्क्वायर का लेंथ पूछने लगा, ऐसा भी तो हो सकता है। कभी कभी लेंथ भी दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा, पूछा कितना करंट चल रहा है, तो ये भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही पूछे, तो क्वेश्चन को चेंज करने के लिए इस तरीके से वेरिएशन आ सकता है। पर ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये वाला हमारा आ गया, इसे याद करिएगा। अगला हम लोग चल रहे हैं एक दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए, तब तक कैसे मिटाता हूँ मैं, ठीक है।